हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के एक्स न्यायाधीश हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं, उन्हें हटाने की प्रक्रिया संसद में शुरू कर दी गई है। और अगर यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो जस्टिस यशवंत वर्मा पहले ऐसे जज होंगे जिन्हें संसद की इस प्रक्रिया से हटाया जाएगा। यानी संविधान में न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया बताई गई है उसके तहत हटने वाले पहले न्यायाधीश होंगे। ध्यान रखिए कि यह प्रक्रिया कई बार शुरू की गई है कई न्यायाधीशों के खिलाफ, लेकिन या तो प्रक्रिया पूरी होने के पहले ही न्यायाधीशों ने रिजाइन कर दिया है, या फिर प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो पाई है क्योंकि मोशन पारित नहीं हो पाया, प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। तो इस वजह से अभी तक किसी भी न्यायाधीश को संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार हटाया नहीं गया है। यह पहला मौका हो सकता है। तो आइए, इस खबर में हमें जो देखना है वो देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, यानी संविधान में जजों को हटाने के बारे में 124(4) और 124(5) आर्टिकल जो हैं वो क्या कहते हैं। और दूसरी बात कि 124(5) के तहत जो एक्ट बनाया गया है वो एक्ट क्या प्रोविजन करता है। उस एक्ट का नाम है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 इस बारे में क्या प्रोविजन बताता है। आपके एग्जाम के लिए आज से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक से देखिएगा, लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछेंगे आपसे। आइए देखिए खबर क्या है। देखिए, मार्च में आपको पता है ये है जस्टिस यशवंत वर्मा, और इनके घर में आग लग गई। घर में आग लगने के बाद जो बाहरी इनका क्वार्टर टाइप का था उसमें जले हुए नोटों की बोरियां कई सारी बरामद हुई और उसमें खूब सारे जले हुए नोटों की गड्डियां बरामद हुई। यह मामला वहीं से एस्केलेट हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट के ये पूर्व न्यायाधीश हैं। ध्यान रखिए कि इस समय ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में हैं और एक तरीके से पनिशमेंट ट्रांसफर इनका किया गया इस पूरे मामले के बाद, और यहां कोई भी न्यायिक कार्य इनको दिया नहीं गया है। यानी इस समय सिर्फ ट्रांसफर कर दिया गया, कहा गया कि कोई भी न्यायिक कार्य आपको नहीं करना है। तो हटाने की प्रक्रिया इनको शुरू हुई है संसद में। लोकसभा में और राज्यसभा के सदस्यों ने पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा में स्पीकर को और राज्यसभा में सभापति को सदस्यों ने नोटिस सौंप दिया है और यह प्रक्रिया का हिस्सा है। इस प्रक्रिया को हम आगे देखेंगे न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत। लोकसभा में रिक्वायरमेंट होती है कि नोटिस पर 100 लोगों के हस्ताक्षर हों। राज्यसभा में रिक्वायरमेंट होती है 50 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। तो राज्यसभा में 63 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया है नोटिस पर, और लोकसभा में नोटिस पर 152 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। जिसमें खास बात क्या है, बीजेपी के लोगों के हस्ताक्षर तो हैं ही, विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत ये 152 हस्ताक्षर हैं। इसका मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस मोशन में पारित करने में शामिल होंगी, ये लगभग तय बात। हुआ क्या था, मैंने आपको बता दिया कि भाई मार्च में न्यायमूर्ति वर्मा के आवास पर आग लगने की घटना हुई थी और नकदी से भरी कई जली हुई बोरियां बाहरी आवास से पाई गई थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो उस समय के CJI थे संजीव खन्ना, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, अब नए CJI आ चुके हैं मई में, लेकिन क्योंकि घटना मार्च की है, उस समय CJI थे संजीव खन्ना। तो CJI ने उस समय एक पैनल बैठाया, इंटरनल पैनल, और ये आंतरिक पैनल बैठाने की जो परंपरा है ये 1990s से ही चली आ रही है। 1990 के दशक में ही शुरू हो गया था कि अगर जज कोई भ्रष्टाचार करे तो फिर एक आंतरिक पैनल बैठाकर CJI उसकी जांच करा सकता है। तो CJI ने इस मामले में जांच कराई और फाइनली इस जांच में पाया गया कि दोषी तो वो हैं। कई सारे गवाहों से बात की गई, साक्ष्यों को चेक किया गया। उसके बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा, और यह पत्र किस आधार पर लिखा मैंने बता दिया। 3 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का पैनल बनाया गया और उस पैनल ने बयान दर्ज किए, गवाहों से बात की और दोषी करार दिए गए इस पैनल के द्वारा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा। उसके बाद इनको एक ट्रांसफर का ऑर्डर दिया गया कि भाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय चले जाइए दिल्ली उच्च न्यायालय से। तो इसीलिए आप हर जगह देखेंगे कहीं इनके बारे में लिखा है, यशवंत वर्मा के बारे में, कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश, जो कि अभी वर्तमान में है। कहीं लिखा रहेगा दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। जिस समय ये नोटों की बरामदगी हुई थी उस समय दिल्ली हाईकोर्ट के वो न्यायाधीश थे। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में इनको कोई न्यायिक कार्य नहीं दिया गया है। ये पहले भी केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी स्थिति में न्यायिक कार्य न सौंपे जाएं। अब आ जाइए भाई, संवैधानिक प्रावधान क्या है। ध्यान रखिए कि हम बात कर रहे हैं हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के संवैधानिक प्रावधान की। क्यों? क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में थे ना ये, तो दिल्ली हाईकोर्ट के अगर न्यायाधीश को हटाने की बात हो रही है, या इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की बात कर रहे हैं, तो हमें जाना होगा अनुच्छेद 217 पे। अभी 124 पर नहीं आएंगे, देखते हैं यहां से 124 पर कैसे आते हैं। अनुच्छेद 217 कहता है कि भाई कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। तो एक तरीका है अपना ऑफिस खाली करने का,
तरीका कि भाई रिजाइन कर दीजिए, और दूसरा तरीका है कि किसी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रक्रिया अनुच्छेद 124(4) में दी गई है उसी रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उसी प्रोसेस से हटाया जाएगा जिस प्रोसेस से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हटते हैं। आधार संविधान में दो ही दिए गए हैं। 124(4) जब हम पढ़ेंगे तो आधार दो ही हैं, साबित कदाचार और असमर्थता, और हमेशा एग्जाम के लिहाज से इसको ध्यान रखना है, और कोई आधार दिया ही नहीं है। तो साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है आर्टिकल 124(4) के तहत। आर्टिकल 124(4) क्या कहता है? कहता है कि न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। तो पहली बार अल्टीमेटली राष्ट्रपति के आदेश से ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। एक चीज दिमाग में रख लीजिए। दूसरी बात, दो ही आधार बताए गए हैं, साबित कदाचार और असमर्थता। साबित कदाचार मतलब वही रिश्वत ले लिया, कोई कदाचार किया, ठीक है। असमर्थता मतलब मेंटली या फिर फिजिकली कैपेबल नहीं है, इनकैपेसिटी हो गई है। यही दो आधार हैं। तो कैसे अब इस पूरी प्रक्रिया को किया जाता है? 124(4) क्या कहता है? संविधान कहता है कि संसद के हर सदन द्वारा, तो ध्यान रखिए, जैसे ही हम कह रहे हैं प्रत्येक सदन द्वारा, इसका मतलब सेपरेट, लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग, कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा। यानी कुल सदस्यों का बहुमत, जितना नंबर टोटल है उसका 50% + 1, जिसको हम कहते हैं पूर्ण बहुमत। अगर आपने बहुमत वाली क्लास की होगी तो जरूर पता होगा। और प्लस और एक और कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग जितने मेंबर्स हैं उनका कम से कम 2/3 होना चाहिए, और दोनों ही फुलफिल होने चाहिए। दोनों में से जो ज्यादा हो वो फुलफिल होगा, तो भी दोनों फुलफिल होंगे तो ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। यही विशेष बहुमत कहलाता है, और ये विशेष बहुमत का एक टाइप है हालांकि। तो विशेष बहुमत ये कौन सा वाला है? वही वाला है जिससे संविधान में संशोधन किया जाता है। आर्टिकल 368 वाला विशेष बहुमत है। काफी टफ रखा गया है न्यायाधीशों को हटाना, इसलिए क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्रता के साथ काम कर सके। और एक और बात ध्यान रखना है कि ये पूरी जो हटाने की प्रक्रिया है, प्रक्रिया इन द सेंस वोटिंग वाली जो प्रक्रिया है, वो वोटिंग वाली प्रक्रिया होगी विशेष बहुमत वाली, ये एक ही सत्र में होगी। जैसे मॉनसून सत्र चल रहा है तो मॉनसून सत्र में ही लोकसभा और राज्यसभा को इस मोशन को पारित करना होगा, तब जाकर यह हटाया जाएगा। या अगले सत्र में बात की जाए तो अगले सत्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग अलग सदन द्वारा, सेपरेट हाउस के द्वारा विशेष बहुमत से एक ही सत्र में प्रस्ताव को पारित करना होगा। यह कहता है 124(4). लेकिन 124(5) जो 124 का 5 है वो कहता है न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता की जांच करने के लिए और साबित करने की प्रक्रिया क्या होगी, ये कौन बताएगा? ये संसद की विधि द्वारा बताया जाएगा। और संसद की विधि के द्वारा बताया जाना, इसका मतलब कि संसद एक्ट पास करेगी। तो संसद ने एक्ट पास किया है न्यायाधीश जांच अधिनियम, ठीक, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। इसी में पूरा प्रोसेस बताया गया है। तो ध्यान आप इस बात को रखिएगा कि 124(4) सिर्फ यह कहता है कि संसद में प्रस्ताव कैसे पारित होगा, एक ही सत्र में होगा, 2/3 बहुमत विशेष बहुमत के साथ होगा, और संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा, यानी अलग अलग सेपरेट पास करने की जरूरत होगी। लेकिन पूरी प्रक्रिया क्या होगी, अन्वेषण कैसे होगा, इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाएगा कि भाई आरोप सही है या गलत है, यह प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत पूरी की जाती है। आगे बढ़ें और देखें क्या है प्रक्रिया। उसके पहले अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर पता है, चाहें तो जुड़ जाएं आप मुझसे। और इस बार की जो प्रतिज्ञा बैच इस बार शुरू हो रहा है 25 जुलाई से, ठीक है, इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आपको करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक लिंक है, उस पर क्लिक करना है और वहां अमृत लाइव कोड यूज करना है, वहां पूरी जानकारी पढ़ने के बाद तो 9,999 रुपए से बैच में एडमिशन होगा। लेकिन ध्यान रखिए, इस बैच की शुरुआत हो रही है पॉलिटी के साथ ही, और पॉलिटी मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो मेरे साथ इस बैच की शुरुआत हो रही है। आप चाहें तो इस बैच में जुड़ सकते हैं। 2026 के लिए मैं बैच की बात बता रहा हूं, 27 और 28 के लिए भी डिफरेंट बैचेस मौजूद हैं। अब आ जाइए भाई, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में क्या प्रक्रिया बताई गई है। देखिए, हटाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है, एक्ट में लिखा हुआ है। कार्यवाही आरंभ करने के लिए अभी मैंने बताया कि भाई न्यायाधीश जांच अधिनियम कहता है कि लोकसभा में पहले नोटिस देना होगा, और कम से कम 100 सदस्य अध्यक्ष को साइन करके नोटिस दे सकते हैं, या फिर राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्य सभापति को हस्ताक्षरित नोटिस दे सकते हैं। और ये दोनों काम हो चुका है कल ही, यानी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
लेकिन ध्यान रखिए कि यह प्रस्ताव तभी आगे बढ़ेगा जब जो पीठासीन अधिकारी हैं, अध्यक्ष या सभापति, इसे स्वीकार कर लें। इसका मतलब पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति चाहे तो इस प्रस्ताव को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, इस नोटिस को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तभी यह पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, रिजेक्ट कर दिया तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए प्रस्ताव स्वीकार हुआ तो फिर क्या होगा? अब जांच की जाएगी कि भाई जो आरोप लगे हैं वो सही हैं कि नहीं। ध्यान रखिए, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने एक जांच आंतरिक पैनल बैठाया था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का पैनल है, इंटरनल पैनल है। यहां बात किसकी हो रही है? संसद के द्वारा जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी, यह प्रक्रिया में शामिल है। तो संसद अब एक 3 सदस्यीय समिति गठित करेगी। ये 3 जो सदस्यीय समिति है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक सिटिंग जज होगा, हाई कोर्ट का एक सिटिंग जज होगा। ठीक है, सभी हाई कोर्ट में से सीजे यानी चीफ जस्टिस किसी ना किसी हाई कोर्ट के, और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट यानी प्रतिष्ठित न्यायविद, यानी 3 लोगों से मिलकर यह समिति बनेगी और जांच करेगी कि भाई आरोप जो लगाए गए हैं सही है कि नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय का एक सिटिंग जज, हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट, यानी 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, 2500 में से किसी भी हाई कोर्ट के सीजे मुख्य न्यायाधीश और एक एमिनेंट जो प्रतिष्ठित न्यायविद हैं, इनको मिलाकर ये लोग जांच करेंगे। अब जब जांच की रिपोर्ट आ जाएगी तो एक प्रति आरोपों की पहले न्यायाधीश को भेजी भी जाती है। आरोपों की एक प्रति इसलिए भेजी जाती है ताकि न्यायाधीश अपना लिखित बचाव प्रस्तुत कर सकें, अपना पक्ष रख सकें। और ध्यान रखिए कि संसद में इनको पेश करने के लिए भी, पेश होने के लिए भी बोला जाता है ताकि वो अपना पक्ष रख सकें। समिति अपनी रिपोर्ट देती है अध्यक्ष या सभापति को, और सभापति और अध्यक्ष इसको संसद के संबंधित सदन के समक्ष रखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के भीतर। अब इसके बाद क्या होगा? ठीक है, यह रिपोर्ट दुर्व्यवहार या अक्षमता यानी साबित कदाचार और असमर्थता, अगर ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज हो जाता है तो फिर अब जाकर निष्कासन के प्रस्ताव पर संसद में विचार होगा, बहस होगी और वोटिंग होगी। अल्टीमेटली वोटिंग किया जाएगा, और वोटिंग का प्रोसेस 124(4) में जो दिया गया है वो है, क्या है वोटिंग का प्रोसेस? कि निष्कासन के मोशन को अब संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से स्वीकृत किया जाएगा। जो मैंने पहले ही बताया कि दोनों सदनों में अलग अलग, तो सेपरेट हाउस में होना चाहिए, एक ही सत्र में होना चाहिए, ठीक है, और विशेष बहुमत होना चाहिए। यही 3 बातें याद रखनी है। अगर ये दोनों से पारित हो जाता है तो फिर अल्टीमेटली प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अब राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करेंगे। तो कंफ्यूजिंग पॉइंट कहां कहां हैं, इस बात को देख लीजिए। अभी आपने सुना कि प्रक्रिया शुरू हो गई है, एक नोटिस दिया गया है। नोटिस दिया गया है 50 सदस्यों के साथ राज्यसभा में और 100 सदस्यों के साथ हस्ताक्षर किया जाता है लोकसभा में। हालांकि अभी जो नंबर है 152 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया है और राज्यसभा में 63 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया है, क्योंकि ये कम से कम 50 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, यहां कम से कम 100 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, तो ज्यादा भी हो सकते हैं। दूसरी बात, अभी सिर्फ नोटिस दिया गया है, अभी जांच के लिए एक समिति गठित की जाएगी। अगर अध्यक्ष ने नोटिस को स्वीकार कर लिया, स्पीकर ने और सभापति ने स्वीकार कर लिया, तभी जाकर इस पर क्या होगा, एक जांच समिति बैठाई जाएगी। अब यह जांच समिति जब रिपोर्ट दे देगी तो फिर प्रस्ताव पारित करने वाली बात इस रिपोर्ट के बाद होगी, बहस और वोटिंग। यह सब प्रस्ताव पारित होने के बाद, प्रस्ताव पारित होने की प्रक्रिया है। यानी समिति की रिपोर्ट आ जाने के बाद जब प्रस्ताव पर बहस और वोटिंग की जाएगी तब 124(4) का क्लॉज काम आएगा। इस तरह से यह पूरी प्रक्रिया की जाती है। एक और वीडियो मैं अभी बनाऊंगा जिसमें, अभी क्योंकि ये लंबा हो जाएगा वीडियो, आज तक अभी तक जो इस तरह के मामले हैं जिसमें जजेस को के खिलाफ संसद में प्रक्रिया शुरू की गई है, उसके बारे में भी एक वीडियो जल्दी ही आपके सामने होगा। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्विज नंबर 38। क्वेश्चन कहता है संविधान के अनुसार, जहां भी ये वर्ड आ जाए सतर्क हो जाइए, क्योंकि हो सकता है जांच अधिनियम के अनुसार कुछ अलग क्वेश्चन बन जाए। यहां कह रहा है संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? न्यायाधीश को केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा सिद्ध कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर ही न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, या फिर न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया 124(2) में वर्णित है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है।
तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस, टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।